तो हेलो गाइस, आज का अपना चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, कल अपन ने कौन सा किया था? हाँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज बॉडी फ्लूइड ही कर लें। ह्यूमन फिजियो लाइन से या और कोई सा करना है? यही करें ना, यही ठीक है। ह्यूमन फिजियो पूरी एक बार फिनिश कर लेते, उसके बाद देखते हैं प्लांट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फिर बायोटेक वगैरह। चलो अब करते हैं। चलो, बॉडी फ्लूइड। स्क्रीन क्लियर है या नहीं है? दिख तो रहा है ना? चलो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आ गया? सर्कुलेशन में एक ही चीज़ है, ब्लड। ठीक है, आई थिंक ये सही साइड दिख रहा होगा, या फिर अब तो दिख ही रहा होगा। दिख रहा है ना? ठीक है। ब्लड। अब ब्लड में क्या क्या? दो चीज़ होती है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक प्लाज्मा। तो पहले लिखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 45%। कितने होते हैं? 45%, 45%। अब जो प्लाज्मा में भी अगर देखो 55%, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या आता है। क्या क्या आता है इसमें, देखो। सबसे पहले तो आता है पानी। सबसे ज़्यादा होता है पानी। कितना होता है प्लाज्मा में? 92 मतलब 90 से लेके 92% पानी। ठीक है। प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8%। उसके बाद इसमें आते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। फिर आते हैं मिनरल्स। फिर आता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ठीक है, ये आ गया ब्लड। ब्लड में दो चीज़ होती है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा में वाटर जो है 90 से लेके 92% होता है। प्रोटीन जो है 6 से 8% होता है। क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है और अमीनो एसिड्स होता है। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं पता है? बता देता हूँ, चलो। प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं इसमें, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और एक और होता है फिब्रिनोजन। ठीक है। ग्लोब्यूलिन काम आता है किसके लिए? डिफेंस के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म कौन निभाता है इसमें? ग्लोब्यूलिन। फिर एल्बुमिन काम आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है। और जो फिब्रिनोजन है, ये क्लोटिंग के काम आता है, क्लोटिंग फैक्टर। ये आगे बताऊंगा मैं कैसे आता है, कैसे होता है क्लोट ब्लड। ठीक है, ये सब आगे समझाता हूँ, पर अभी तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। प्रोटीन में 3 होता है, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन में आ गया कौन? डिफेंस मैकेनिज्म आ गया। एल्ब्यूमिन में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। फिब्रिनोजन में आ गया क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है। अब इधर जो 45% था, ये तो मैंने इसमें पूरा हो गया 55%। अब जो 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स था, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। ये 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें होते हैं 3। क्या क्या होते हैं? इरिथ्रोसाइट्स जिनको आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स।
प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स, या आरबीसी। ये आ गए 45%। ये 45% वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख देता हूँ आगे, 45% वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्लाज्मा 55% जिसमें वाटर होता है, 90 to 90% प्रोटीन, 6 से 8% क्लोटिंग फैक्टर, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अब आते हैं ये जैसे अभी बताया था मैंने, प्रोटीन्स, इनके इनके क्या क्या काम होते हैं देख लिया था ना। जो ग्लोबुलिन का काम होता है, ग्लोबुलिन का काम इम्यूनिटी में आता है। इम्यूनिटी में आएगा तभी डिफेंस करेगा ना, बंदूक लेके लड़ने थोड़ी जाएगा इसमें, है ना। जो बॉडी है, बॉडी में तो यार अब डिफेंस कैसे कर सकता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करके, है ना। ह्यूमन बॉडी में उसके अंदर तो डिफेंस मैकेनिज्म ही चलेगा। और वो चलेगा कैसे चलेगा? इम्यूनिटी जब उसको अच्छे से मिलेगी, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी उतना ज़्यादा अच्छा वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, शुद्ध हिंदी। उसके बाद ग्लोबुलिन हो गया, फिर क्या बचा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सीधा सीधा याद रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। कौन रखता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन में रखता है। मेंटेन करता है कौन? एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा शायद, समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है प्लाज्मा। अच्छा ये बताओ मेरे को, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर, क्वेश्चन मार्क। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज, उसको बोलेंगे सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? सीरम। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? सीरम। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। अब ये एक सीरीज में याद रख लेना, सबसे पहले आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के बाद आरबीसी के बाद क्या था? प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। सबसे पहली प्रायोरिटी आरबीसी को, फिर प्लेटलेट्स को, फिर डब्ल्यूबीसी को। इनको क्यों ऐसा दिया हुआ है? क्योंकि आरबीसी का जो काउंट है वो कितना है? 5 से लेके 5.5 मिलियन तक। आरबीसी का क्या है? 5 से लेके 5.5 मिलियन तक। उससे कम प्लेटलेट्स का 1.5 लाख से 3 लाख तक। 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटलेट्स। फिर उससे सबसे लास्ट में कम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का, 6,000 से 8,000 mm³ याद रखना, mm³ ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, अब ह्यूमन आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस आरबीसी के बारे में क्या क्या है क्या नहीं। तो ये याद रखना, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स होती है, मतलब सारी जितनी भी ब्लड सेल्स होती है सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन होती है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन होती है? आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ब्लड सेल्स। कहाँ बनती है? फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। कहाँ बनती है? रेड बोन मेरो में।
आरबीसी किस जगह बनती है? रेड बोन मेरो में बनती है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है इसमें अपसेंट होता है, न्यूक्लियस अपसेंट होता है। शेप कौन सा होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है इनका, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप होता है आरबीसी का। इनमें आयन होता है आरबीसी में, आयन, आयन कंटेनिंग प्रोटीन, आयन कंटेनिंग प्रोटीन जिसको क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन, आयन कंटेनिंग प्रोटीन जिसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन। अब रेड कलर की होती है, ठीक है, आरबीसी आर ऑफ रेड कलर। ऐसा क्यों? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है इसलिए रेड कलर की होती है। उसके बाद 12 से 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का? बार बार हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आ रहा था, हीमोग्लोबिन है क्या कि इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? तो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन ट्रांसपोर्ट 4 O2 मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने O2 मॉलिक्यूल दे देता है? 4 O2 मॉलिक्यूल। ये मैं एनसीईआरटी की सीरीज वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि अलग अलग टॉपिक उठा रहा, नहीं, सीरीज वाइज ही चल रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हुए उस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। वन हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट एच 8, मतलब 2 एटम है। जैसे कैसे बताऊँ मैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 8 O2 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल पूछे ना तो 4, और अगर एटम पूछे मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। तो इसमें एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने थे? 4, तो 4 इंटू 2, क्योंकि 2 होते हैं 2 एटम। तो इसमें क्वेश्चन बना सकता है वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन ट्रांसपोर्ट कितना? 8 O2 एटम्स, याद रखना। एटम्स में कितने करेगा? 8, और मॉलिक्यूल्स में कितने करेगा? 4, ठीक है। ये दो चीज़ हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 1.34 ml ऑफ O2। एक ग्राम हीमोग्लोबिन कितना? 1.34 ml ऑफ O2। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? कितने दिन तक जिंदी रहती है एक आरबीसी? 120 दिन तक। डेस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, कहाँ ख़त्म होती है आरबीसी? डेस्ट्रॉयड इन स्प्लिन, ठीक है। और जो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है। तो जो आरबीसी का शमशान घाट है मतलब ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लिन। इसमें देखा ना, डेस्ट्रॉयड इन स्प्लिन, कहाँ खत्म हो रही है? स्प्लिन में। तो ग्रेवयार्ड क्या है? स्प्लिन है इसका, ठीक है। अब इसमें बताया था मैंने मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सा था? आरबीसी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी। और लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम कौन है? डब्ल्यूबीसी। ये भी क्वेश्चन पूछता है भाई मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया अपना ह्यूमन आरबीसी। अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में आते हैं डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। इसमें होती है एक तो ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है।
ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, एक ग्रेनुलो में क्या आ गया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनके परसेंटेज देख लो कितने होते हैं, 60 से 65%। इसिनोफिल होते हैं 2 से 3%। ये 60 से 65%। और इसिनोफिल होते कितना, 2 से 3%। बेसोफिल होते 0.5 से लेके 1% तक। ठीक है, मोनोसाइट्स होते 6 से 8%। लिम्फोसाइट्स होते 20 से 25%। ये इनके परसेंटेज है, ये WBC में होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है WBC का, क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ WBC देखते हैं। चलो इन्हीं के ये क्या क्या काम करते हैं जो भी लिखे अपन ने, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या क्या काम करता है बताता हूँ। न्यूट्रोफिल, सबसे पहले न्यूट्रोफिल लिखा था। न्यूट्रोफिल का काम है फेगोसाइटोसिस करना, मतलब कुछ भी शरीर में उल्टी सीधी चीज़ें आया तो उसको फेगोसाइटिस मतलब खा जाना। WBC उसको एंगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल का काम है। इसिनोफिल, इसिनोफिल्स का काम है एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। एलर्जी वगैरह कुछ होती है ना, तो उसमें कौन काम आता है, इसिनोफिल। ठीक है, जैसे कि अस्थमा वगैरह, ब्रोंक्यूल्स वगैरह इसमें होता है ना एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, तो वो इसिनोफिल के थ्रू। ठीक है, इनके फंक्शंस है। अब बेसोफिल, ये प्रिवेंट करता है, रिलीज करता है क्या, HHS। बेसोफिल क्या रिलीज करता है, HHS। H से आ गया क्या, हिस्टामिन, हेपेरिन, और S से आ गया सेरोटोनिन। क्या करता है, HHS, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, बेसोफिल। मोनोसाइट्स में आते हैं, मोनोसाइट्स किस में, एक ग्रेनुलोसाइट्स में। मोनोसाइट्स का क्या काम है, मोनोसाइट्स का काम भी फेगोसाइटोसिस। एक और गाय में बताया था फेगोसाइटोसिस, दो हो गए फेगोसाइटोसिस, एक तो न्यूट्रोफिल, ये ना न्यूट्रोफिल, एक तो न्यूट्रोफिल जो फर्स्ट वाला है, और एक मोनोसाइट्स, ये दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, और एक लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी में काम आता है यार, सीधी सीधी बात है। ये सभी न्यूट्रोफिल का ही आता है फेगोसाइटोसिस, इसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में, बेसोफिल रिलीज ऑफ HHS क्या होता है, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। मोनोसाइट्स में क्या आता है, काम होता है फेगोसाइटोसिस करता है। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी करता है। ठीक है, अबंडेंसी ऑर्डर बता देता हूँ इनका, सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा होता है। अबंडेंसी ऑर्डर पूछ लेते हैं बहुत बार के, अबंडेंसी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स के बाद इसिनोफिल्स, फिर लास्ट में बेसोफिल। सबसे कम क्या होता है, बेसोफिल्स। परसेंटेज याद है, नहीं है, अरे यार तुम तो अखंड गरीब हो साले, उनको कुछ याद नहीं है तुमको। न्यूट्रोफिल 6 से 65%, 6 से क्या 60 से 65% तक, 65, 65 ही बोलते ना 65 को, हाँ हाँ 75 तो उसको बोलते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है, 60 से 65%, कितना होता है, 60 से 65%। और उसके बाद लिम्फोसाइट्स होता है 20 से 25%, 20 से 25% क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होता है 6 से 8%। ठीक है, मोनोसाइट्स कितना होता है, 6 से 8%। इसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3%। इसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3%। और बेसोफिल 0.5 से लेके 1% तक। मैंने ऐसा क्यों बोला कि तुमको याद है, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया था, ये देखो। ठीक है,
ऊपर सबकी परसेंटेज पहले ही लिख दी थी मैंने, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो याद नहीं है। ठीक है, ये अबंडेंसी होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल। ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। उनका शेप क्या होता है? डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप की होती है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के कौन सी शेप की होती है? डिस्क शेप की, डिस्क शेप्ड। उसके बाद आप प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मेरो। प्लेटलेट्स आर सेल प्लेटलेट जो होती है सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कहाँ से होती है? मेगा कैरियोसाइट्स। सेल फ्रेगमेंट्स बनते हैं इसमें, सेल फ्रेगमेंट्स। दिख रहा है ना ढंग से? अब प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? उधर बताया था ना, फिब्रिनोजन वगैरह, वो सब इधर आएंगे। देखना, सबको रिलेट करवाता हूँ किससे क्या रिलेट हो रहा था। ठीक है, प्लेटलेट्स ही हो गए। देखो, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? कोगुलेशन करना, मतलब खून के बहाव को रोकना। अगर जैसे तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम्हारे लग गई वगैरह फलाना डिमका, किधर खून निकला, तो खून अगर निकलता ही जाएगा तो शरीर का सारा खून ही खाली हो जाएगा ना, मतलब शरीर ही खाली हो जाएगा, खून रे बचेगा ही नहीं अगर सब निकल जाएगा तो। उसके लिए एक प्रोसेस होती है अपने शरीर में, जिससे अपने को अगर ये जो खून का बहाव है उसको रोका जाता है, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की साइज बता देता हूँ। प्लेटलेट्स की साइज होती है 2 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक, सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट। लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन। प्लेटलेट्स का कितना होता है? 5 दिन, 5 डेज। फंक्शन क्या है इसका? ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, आरबीसी का कितना था? 120 दिन। और लाइफ स्पैन इसका कितना है प्लेटलेट्स का? 5 दिन। ठीक है, अब मैं वो समझाता हूँ कैसे क्या होता है। उसके पहले एक बार ये ब्लड ग्रुप्स वगैरह बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स वगैरह होते हैं और किसका क्या काम होता है। फिर मैं बताता हूँ कि वो कैसे कोगुलेट करता है। ठीक है, या पहले बता देता हूँ, चलो ब्लड क्लोटिंग समझा देता हूँ कि पहले कैसे क्लोट होता है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है? देखो, सबसे पहले अगर तुमको कहीं इंजरी हुई, मतलब कहाँ लगी, ठीक है, तो वहाँ से अपना सिग्नल जाता है। सिग्नल जाने के बाद वो क्या करता है? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेट जैसे ही हुए, फिर होता है कैस्केड प्रोसेस। प्लेटलेट जैसे एक्टिवेट हो गए, फिर हो गया क्या? कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या चाहिए? कैल्शियम प्लस 2 नीडेड, कैल्शियम प्लस 2 नीडेड, और विटामिन के नीडेड। विटामिन के चाहिए और कैल्शियम प्लस 2 दोनों चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कैस्केड प्रोसेस हुआ, फिर हो गया थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करेगा किसको? थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किस में? थ्रोम्बिन में। अब जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया किसने? किसमें? थ्रोम्बिन में। किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोकाइनेस। कौन से प्रोसेस? कैस्केड प्रोसेस। क्या क्या चाहिए? विटामिन प्लस 2 नीडेड, और एक और विटामिन के। ठीक है, जो थ्रोम्बिन बना किससे बना? प्रोथ्रोम्बिन से। कन्वर्ट किसने किया? थ्रोम्बोकाइनेस ने। तो थ्रोम्बिन जो बना, अब ये कन्वर्ट करेगा किसको? फिब्रिनोजन को। फेब्री अरे अरे तुरंत दिख नहीं रहा है। फिब्रिनोजन को काय में कन्वर्ट कर देगा। दिख रहा है? सही से नहीं दिख रहा है।
फिब्रिनोजन कन्वर्ट कर देगा किस में, फिब्रिन में, ठीक है। जो फिब्रिन है वो कर देगा क्या, क्लॉट। जो कितनी देर से मैं चला रहा हूँ, क्लॉट क्लॉट क्लॉट, ये यहाँ पे होता है क्लॉट। इतनी प्रोसेस होने के बाद क्लोटिंग होती तुम्हारे शरीर में। समझ में आया, एक और बार बोलो, चलो एक और बार। इंजरी हुई मतलब लगी, कॉज करा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, कैस्केड प्रोसेस हुआ, विटामिन के चाहिए और कैल्शियम +2 चाहिए इसमें, ठीक है। फिर थ्रोम्बोकाइनेस हुआ, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा किसको, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और जो फिब्रिन है वो क्लोट कर देगा, ठीक है। ये तो ब्लड क्लोटिंग है। आगे समझ में कैसा होता है ब्लड क्लोट, इतनी लंबी प्रोसेस होती है ब्लड क्लोटिंग की, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, A B O टाइप और एक RH टाइप। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, मतलब ABO जो ग्रुपिंग है, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द presence or absence of two surface। ये क्वेश्चन एक, बताओ आंसर इसका क्या है। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस, क्या है उसका आंसर, एंटीजेंस। नीट के PYQ में क्या पता कितनी बार पूछ लिया होगा इसको, एंटीजेंस, ठीक है। जो सरफेस एंटीजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर द सरफेस एंटीजेंस, सरफेस एंटीजेंस क्या होते हैं, chemicals that can induce immune response। सरफेस एंटीजन क्या होता है, केमिकल डेट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। दो टाइप के सरफेस एंटीजन होते हैं, कौन कौन से, A और B। सरफेस एंटीजन पूछ ले कितने टाइप के होते हैं, तो खाली दो, A और B। सरफेस एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे होते हैं, RBC के सरफेस पे होते हैं। सरफेस एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। ब्लड ग्रुपिंग देख लो, एक A और B, फिर आता है AB और ये है एक O, ठीक है। एंटीजन कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप A के ऊपर A होगा, B के ऊपर B होगा, AB के ऊपर AB होगा, और जीरो मतलब O के ऊपर नील होगा, कुछ नहीं होगा। ये एंटीजन की बात चल रही है, एंटीजन, ठीक है। फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होगा, A के ऊपर एंटीबॉडी B होगी, एंटीबॉडी B होगी, एंटीबॉडी B के ऊपर A होगी, AB के ऊपर कुछ नहीं होगा, और O के ऊपर दोनों होगी, A और B दोनों, ठीक है। फिर आता है डोनर, कौन कौन इनको डोनेट कर सकता है ग्रुप, A वाले को A और O दोनों दे सकते हैं, B वाले को B और O दोनों दे सकते हैं, और जो AB वाले को उसको AB वाला भी दे सकता है, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है और O भी दे सकता है, ठीक है। और O वाले को O दे सकता है, ठीक है। अब जो O है ये यूनिवर्सल डोनर है, पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है, वो ग्रुप AB नेगेटिव ग्रुप में यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये, AB ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर पूछे तो AB नेगेटिव, और डोनर पूछे तो O पॉजिटिव, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग पढ़ा दी। अब जो कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, वो होता है लिम्फ। अब जो फैट्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, किसमें, लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विली। जो फैट्स है, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है फैट, एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स
प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल विली में, ठीक है। लिम्फ इज इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर, लिम्फ किसके लिए एक इम्पोर्टेंट कैरियर है? लिम्फ इज इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर, लिम्फ किसके लिए एक इम्पोर्टेंट कैरियर है? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एंड हॉर्मोन्स के लिए। कौन कैरी करता है? लिम्फ, ठीक है, याद रखना। लिम्फ इज मोर इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे पता है? टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, दो टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ओपन में नेटवर्क जो है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। नेटवर्क जो होता है ब्लड वेसल्स का वो एब्सेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, इनमें जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। क्लोज्ड में आ जाओ, क्लोज्ड में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट। क्या होगा? प्रेजेंट। क्या होगा? प्रेजेंट। एग्जाम्पल एनालिट्स और कॉर्डेट्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हार्ट है, अब हार्ट वाला तो ऐसे ही सुन लो यार ओरली, क्या क्या होता है हार्ट में। देखो हार्ट है, अब चेम्बर्स की बात करें तो हार्ट में देखो, एक तो दो चेम्बर होता है, तीन चेम्बर वाला होता है, चार चेम्बर। तीन टाइप के होते हैं, दो चेम्बर, तीन चेम्बर, चार चेम्बर। दो चेम्बर वाले में एक एट्रिया, दो चेम्बर वाले में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकुलर होती है, ठीक है। तीन चेम्बर वाले में दो एट्रिया एक वेंट्रिकुलर होती है। अब जो एक एट्रिया और एक वेंट्रिकुलर, मतलब जो दो चेम्बर वाले में हो रही थी, वो किस में होती है? फिशस में होती है। फिशस में एक एट्रिया होती है और एक वेंट्रिकल होती है, जिसमें सिर्फ दो चेम्बर हर्ट होता है, ठीक है। तीन चेम्बर में आ जाओ तो दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, एग्जाम्पल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। चार चेम्बर, जो कि चार चेम्बर किसके पास होता है? अपने पास भी चार चेम्बर ही है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। क्रोकोडाइल्स के पास 3.5 चेम्बर का होता है, पर ठीक है, उसको चार चेम्बर में गिनते हैं राउंड ऑफ करके। क्रोकोडाइल के पास 3.5 चेम्बर का ही होता है और उसको चार चेम्बर में गिनते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए और ब्लड हो गया, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद ओरिजिन ऑफ हार्ट, मतलब जो अपन ओरिजिन देखें हार्ट का, ओरिजिन ऑफ हार्ट तो क्या है? मीजोडर्मली ओरिजिन है हार्ट का, ठीक है। ह्यूमन हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, कहाँ पे होता है? सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक रीजन में होता है ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट कहाँ पे होता है? थोरेसिक रीजन में होता है, सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, और स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, मतलब हल्का सा झुका होता है किसके साइड? लेफ्ट साइड में, ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। चार चेम्बर का होता है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल होते हैं। जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट की, वेंट्रिकल्स आर मस्कुलर और लार्ज होती है। देन एट्रिया, वेंट्रिकल्स मतलब थोड़ी सी मोटी होती है, किससे? एट्रिया से, वेंट्रिकल्स। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होती है, देख लो इधर, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होती है वो थिन होती है, थिन मस्कुलर वॉल होती है, मस्कुलर वॉल
उसके बाद जो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो थिक होती है, ये थिन होती है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होती है और जो वेंट्रिकुलर होती है वो थिक होती है, ठीक है। थिक मस्कुलर वॉल होती है। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये इंटर चल रहा था सब, यहाँ से आ गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या होता है, थिक होता है। और कैसा होता है, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कहाँ कहाँ होती है, देखो ट्राइकस्पिड तो होती है सबसे पहले बिटवीन राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स, बिटवीन राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स में क्या होती है, ट्राइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड, बाइकस्पिड को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्स, मिट्रल वॉल, ठीक है। मिट्रल वॉल ये कहाँ पे होती है, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सेमिलुनर वॉल जो होती है, सेमी लूनर वॉल जो होती है कहाँ होती है, राइट वेंट्रिकल्स, सेमिलुनर वॉल की जगह पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, ठीक है। ऐसे नोड का, ऐसे नोड मतलब जो हार्ट का ये जो रहता है अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम का भी अपर राइट कॉर्नर में होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को पेसमेकर भी बोलते हैं, जिनका हार्ट ढंग से काम नहीं करता, उसमें पेसमेकर लगता है जो कि कंट्रोल करता है किसको, हार्ट बीट को, कम या ज़्यादा किसी की होती है ना, तो उसमें काम आता है। एवी नोड ये होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें भी लोअर, मतलब यार लोअर साइड में जो हिस्सा होता है उसके लोअर में लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, किस जगह में होता है, कौन से वॉल मतलब कौन से हिस्से में होता है, राइट एट्रियम में होता है। ऊपर वाला, ऊपर वाला कहाँ पे हो रहा था, राइट एट्रियम, नीचे वाला भी राइट एट्रियम हो रहा है, पर ये लोअर लेफ्ट है और वो अपर राइट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सिग्नल जो आते हैं पता है ना किधर से क्या आते हैं, जैसे हार्ट पंप किया उसने, सिग्नल वगैरह कैसे किधर से आते हैं, देखो सबसे पहले आता है ऐसे नोड, फिर जाता है एवी नोड, ठीक है, फिर जाता है एवी बंडल, फिर जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर चला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, नोडल मस्कुलेचर, नोडल मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। पेसमेकर कौन होता है, ऐसे नोड, पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड। कार्डिक साइकिल समझा देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने पढ़ ला अभी कैसे क्या होता है, ऐसे नोड, अपर नोड, 2 मीटर वॉल वगैरह। इसमें देखो कार्डिक साइकिल नए पेज पे बताता हूँ यार, ठीक है। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर सेकेंड पर 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में तुम्हारा दिल कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स हार्ट बीट्स, नॉर्मल हार्ट बीट्स, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो 60 सेकेंड में अगर 72 टाइम्स धड़क रहा है, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी बार धड़क रहा है, मतलब 60/72, तो कर लो 0.8 सेकेंड, अब 0.8 सेकेंड इसका है, 1 सेकेंड में कितनी बार धड़का,
अगर जैसे कि नॉर्मल कैसे यार इसको समझाने का तरीका, देखो नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है 72 टाइम्स होती है। इन कितने टाइम में आ रहा है 72 टाइम्स? 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। ठीक है, 60 सेकेंड में कितना आ रहा है 72। तो अगर तुम एक टाइम का निकालोगे, मतलब एक टाइम जो हर्ट हो रहा है, अगर जैसे मान लो ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तो 1 मिनट में मतलब 1 सेकेंड में एक बार धड़क रहा है दिल, पर 72 है तो इसको इसका डिवाइड करो, तो एक टाइम दिल मतलब जो हार्ट को पंप करने का कितना टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 0.8 सेकेंड है ये क्या है, इसकी कार्डिक साइकिल है, इसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल, मतलब जो वही दिल धड़का, हार्ट पंप हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। अब जो कार्डिक साइकिल है 0.8 सेकेंड भी बताता हूँ कैसे हुआ, कैसे आया 0.8 सेकेंड भी बताता हूँ, रुक जाओ। टोटल कार्डिक साइकिल कितनी है, टोटल कार्डिक साइकिल कितनी है 0.8 सेकेंड। ठीक है, समझना ढंग से आ जाएगा समझ में, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब ये आता है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल को लगता है 0.1 सेकेंड टू पंप, प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लगता है कितना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लगता है 0.3 सेकेंड, प्लस जॉइंट डायस्टोल, इन दोनों को मिला लो 0.1 और 0.3 तो होगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, इतनी इन सबको मिला के 0.8 हुआ, देख लो। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, कितना हो गया, एक और 3 4, और जॉइंट डायस्टोल कितना, जॉइंट डायस्टोल के कितने हो गए 0.4, मतलब 4 3 7 और 1 8, कितना लिखा था 8। यू गेट टोटल कार्डिक साइकिल। ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, हर एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड निकालता है। ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम। कौन निकाल रहा है, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट, इसमें भी बहुत सारों को दिक्कत होती है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी लिखी थी ऊपर 70 ml। टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में देखे तो टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम इन 1 मिनट 72 क्यों लिखा, क्योंकि हार्ट बीट है ऊपर, देख लो 72 टाइम्स कितने, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 72 टाइम्स, तो 72 एक स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। इसको हार्ट बीट लिख दो ताकि तुमको सही से याद रहेगा, मेरे को भी सही दिक्कत नहीं होगी। 1 स्ट्रोक 1 मिनट में 72, ये हार्ट बीट हो गया। अब कार्डिक आउटपुट अगर निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, हार्ट बीट कितना है 72, तो 70 इंटू 72 कितना हो गया 5000 ml में लिखो, और लीटर में लिख दो तो 5 लीटर, ये कार्डिक आउटपुट है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कार्डिक आउटपुट कितना आया और कैसे आया, तो कर लेना मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। ठीक है, अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम हार्ट का, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा किधर क्या होता है और सही रहेगा उसमें समझने में। बाकी जो मेन चीज़ें हो तो मैं बता ही रहा हूँ, मेरे पास अभी एनसीईआरटी है नहीं, खैर एनसीईआरटी आज दोस्त ले गया, ये तो उससे ही क्लियर बता देता कैसे हो रहा है, फ्रेंड के पास है एनसीईआरटी। तो सिर्फ तुमको इस चैप्टर में एक ही चीज़ करनी है, वो है एनसीईआरटी हार्ट का डायग्राम देख लेना, बाकी सब तो बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता दी है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब जो हार्ट साउंड, मतलब बहुत को हार्ट साउंड का दिक्कत होती है, कब लब डब साउंड आता है। ठीक है, हार्ट साउंड किस टाइम पे कौन सा साउंड आता है। ठीक है, तो लब जो साउंड है, लब वो आता है क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल, कस्पिड वॉल की क्लोजर पे कौन सा साउंड आता है लब, और डब
तो आता ना लपडप 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 लपडप, वो कैसा आता है? क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। जब सेमी लूनर वॉल क्लोज होती है तब कौन सा साउंड आता है? डब। और क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल में लब। ठीक है। अब ईसीजी देखिए, ईसीजी ये वाली, ये ऐसे गई, फिर ऐसे आके नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर नीचे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। ये होता है ईसीजी का डायग्राम। क्या होता है ये? ईसीजी। अब यहाँ होता है पी, ये होता है क्यूआरएस, ये होता है टी, और ये वापस पी। ठीक है। जो पी है, पी वेव जो आई है, ये जो पी वेव आई है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डी पोलराइजेशन। अब पूछ लेते हैं डीपोलराइजेशन किसका? तो ये डीपोलराइजेशन किसका करती है? आर्ट्रिया का, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। और ये जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस, ठीक है, ये भी डीपोलराइजेशन करेगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन ऑफ किसका करेगी? एट्रिया का नहीं करेगी, ये करेगी वेंट्रिकल्स का, क्यू आर एस। और जो टी है ये कर देगी रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन अभी किसका करेगी? वेंट्रिकल्स का। दोनों में वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स याद रखना, खाली डीपोलराइजेशन में जो फर्स्ट पी वेव है उसमें एट्रिया, और बाकी दोनों में एक जो डी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हो रहा है जो क्यू हो रहा है वेंट्रिकल्स में, और जो टी में हो रहा है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब 3 लेयर होती है, 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी और वेन्स। आर्टरी और वेन्स की 3 लेयर होती है, आर्टरी एंड वेन्स की 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? ट्यूनिका, इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है। कहाँ होती है? इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, और ये होती है सबसे आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ट्यूनिका मीडिया, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, और जो एक्सटर्ना है आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन जो होता है ना, किस किस के बीच में होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में जो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये तो क्या होता है, कितनी बार पूछ लिया होगा यार, बहुत बार। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन किसके बीच में? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में कौन होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है। अब नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, हैंस हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट की मसल जो होती है वो कौन सी होती है? मायोजेनिक। पहले पीछे भी बताया था, मायोजेनिक मसल रेगुलेटेड, मसल से चलता है पूरा सिस्टम, मसल रेगुलेटेड। स्पेशल न्यूरल सेंटर फॉर कार्डिक फंक्शन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्वेश्चन है एक। स्पेशल न्यूरल सेंटर, करो सॉल्व इसको, फॉर कार्डिक फंक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल जो होता है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन
जो कार्डिक आउटपुट पे क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? कार्डिक आउटपुट बताओ। डिक्रीज, सब ऐसा ही बोलेंगे पर काट देना, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या आंसर? एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल बीपी पता है कितना होता है? ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो होता है 120 से 80 mmHg, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। कोरोनरी आर्टरी डिसीज पता है? आर्थीरोस्क्लेरोसिस, आर्थीरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेसल होती है जो ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को, जो अपना जो दिल है इसको जो सप्लाई करती, ब्लड सप्लाई करती है जो वेसल्स, उसमें क्या होता है, जो वेसल मान लो ये जो अपना हार्ट है इसमें कोई ब्लड सप्लाई कर रही है कोई वेसल, उसमें क्या क्या डिपोजिशन हो जाता है? कैल्शियम का, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, इन सब चीज़ों का इसमें डिपोजिशन हो जाता है, तो होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल इन वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। मतलब जितनी ऑक्सीजन तुमको चाहिए होती है अगर तुम्हारे हार्ट तक नहीं पहुंची तो उसको बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। मतलब एक्यूट ऐसा नहीं होता एकदम से दर्द होने लग जाता है सीने में, बहुत एकदम से खतरनाक दर्द होता है। एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स कब आता है? जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती मसल्स तक, हार्ट मसल्स तक। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब क्या है और क्या बचा? हो गया लगभग चैप्टर खत्म। अच्छा हाँ, हार्ट अटैक वगैरह बचा है। चलो एक दो लाइन और बची है हार्ट अटैक वगैरह की, देख लो। हार्ट अटैक होता है एक तो हार्ट अटैक, हार्ट अटैक तो सबको पता होगा यार। डेथ ऑफ हार्ट मसल, हार्ट की जो मसल्स होती है उनका खत्म हो जाना। डेथ ऑफ हार्ट मसल्स को बोलेंगे हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब फेल हो जाना। कैसे फेल हो जाना? हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड, खून अच्छे से नहीं पहुंचा पाना। जहाँ हार्ट फेल आए वहाँ लिख देना हार्ट फेलियर, सीधी सी बात। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। कार्डिक अरेस्ट कब आता है? जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, भाई वो तो बंद हो गया, मैं तो कर ही नहीं रहा, अब क्या करना है, ऐसा वाला सीन होता है कि भाई यार वो तो भेड़िया चिढ़ के नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है, पंप ही नहीं करना कुछ भी, कौन वो सब कौन 0.8 सेकेंड इतना कौन कैलकुलेट करे, तो उसने तो मना कर दिया कि मैं तो पंप ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट, ले जाती पुलिस अरेस्ट करके उसको। चलो थैंक यू, होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़, हाँ सबको लग रहा होगा मास्टर वगैरह, नहीं नहीं मैं कोई मास्टर नहीं हूँ ना, मेरे को मास्टर बनने की कोई वो है ऐसा कि नहीं मेरे को मास्टर वास्टर, मैं ऐसा कुछ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। तो मैं मेरे रिवीजन के लिए भी है कि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और जितना मेरे को आता है उतना आप भी अच्छे से सीख पाओगे, तो ये आपको भी हेल्प करेगी फास्टर रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू।